Hello students, welcome to Phi classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 12 का जो रिमेनिंग पोर्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बाद उसको स्टडी करेंगे और साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम पहले देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। ठीक है, तो सपोज जैसे कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यदि कोई चार्ज क्यू नॉट हम लाते हैं तो यहां पर इसको लाने में आपको कोई वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और यदि यूनिट चार्ज लाते हैं यहां पर, उसको जो लाने पे यहां वर्क करना पड़ेगा वो हो जाएगा यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ इस क्यू नॉट का डिफरेंस होगा, पोटेंशियल में क्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने देखा था कि जब किसी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो वर्क डन अपॉन चार्ज वो उन दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो जैसे कि ये चार्ज क्यू नॉट यहां पर है तो इस क्यू नॉट चार्ज पर कोई फोर्स लगेगा F दैट इज इक्वल टू QE। क्यू नॉट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा कितना QE। उस QE फोर्स की वजह से ये इस तरफ क्यों जाना चाहेगा, लेकिन हम इस चार्ज को उतना ही फोर्स लगाकर इसको A की तरफ लाएंगे, यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। तो उस एक्सटर्नल फोर्स से हम कुछ वर्क करेंगे और उस वर्क को कहेंगे DW। ठीक है, DW इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यदि इलेक्ट्रिक वाला फोर्स लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फोर्स को कंसीडर करते हैं, तो ये जो वर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, तो अब यहां पर हम वैल्यू को पुट कर दें तो हम पाएंगे कि वर्क डन B से A तक क्यू नॉट को लाने में जो वर्क डन है वो दो तरीके से निकलेगा। या तो आपने जो फोर्स लगाया है उसकी वजह से निकालेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है उसकी वजह से निकालेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी उसकी वजह से जो वर्क होगा वो वर्क होगा वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क। और हम ये जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो हम वर्क निकाल रहे हैं वो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स जो QE लग रहा है उस फोर्स के अगेंस्ट इस Q को यहां तक लाए हैं, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इलेक्ट्रिक डॉट dx F डॉट dx। तो अब इसको अप्लाई कर देते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क होता है और चेंज इन पोटेंशियल यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क होता है। तो इस तरह से आपका जो चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा वो टोटल चार्ज क्यू नॉट को लाने में किए गए वर्क अपॉन क्यू नॉट को कर देंगे, तो ये आपका यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क हो गया, जो कहलाता है आपका चेंज इन पोटेंशियल। अब वर्क एक्सटर्नल होगा तो पॉजिटिव का होगा, यदि यही आप वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क होता है वो निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के होता है, और निगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्यू नॉट को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस तरह चेंज इन पोटेंशियल आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखें तो प्लस को, और यदि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो माइनस के बराबर होगा क्यू नॉट से डिवाइड करने के बाद। ये चीज आप लास्ट टर्म में हम देख चुके हैं। अब यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क है उसकी वैल्यू को पुट कर दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना है, F इलेक्ट्रिक डॉट dx। तो F इलेक्ट्रिक डॉट dx, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क है, इसलिए उसको हम निगेटिव लिखेंगे जब हम चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे होंगे। अब F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन क्यू नॉट को सॉल्व करें आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू QE। ये हमको पता है कि यदि क्यू नॉट चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो QE फोर्स लगेगा, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना हो गया, QE डॉट dx अपॉन क्यू नॉट आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से dV इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस E डॉट dx। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गए, तो ये एक रिलेशन आपका आ गया कि चेंज इन पोटेंशियल इक्वल होता है माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx के। ध्यान रखिएगा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और dx अभी वेक्टर फॉर्म में है, यानी स्केलर प्रोडक्ट यहां पर हो रहा है।
जब इसको ओपन करेंगे तो ई डी एक्स कॉस थीटा के फॉर्म में ओपन होगा और वहां थीटा आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में क्या एंगल है। ये एक आपका रिलेशन निकल आया चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। अब ये आप फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका वेरिएबल फोर्स हो या आपका कांस्टेंट फोर्स हो, कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फोर्स ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। अब यदि आपकी वेरिएबल हो तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रल कर देंगे। कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेरिएबल होगी, तब आप इस तरह से लगा देंगे। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है तो सिंपली टोटल चेंज यानी डेल्टा V इज इक्वल टू ई डॉट एक्स कर सकते हैं जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। ओके, अब इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। यहां से देखिए E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx को डिवाइड कर दीजिए तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डीवी बाई डी एक्स। इस तरह से इस फॉर्मूले को भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए E क्या बता रहा है, पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट का स्लोप बता रहा है एक तरह से, dv बाई dx चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को बनाएं तो उसका जो स्लोप होगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इस स्लोप को ही हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल का ग्रेडियंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से एक रिलेशन आपको ये भी ध्यान रखना है, वही रिलेशन है उसी को इस तरह से भी यहां पर लिखा गया है कि dv इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स नेगेटिव का, या फिर E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, यानी पोटेंशियल का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रल कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा। तो जैसी जहां रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू फॉर ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस, यानी किसी पॉइंट पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। जिस तरह से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्टेंट निकाला था किसी पॉइंट पर, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी किसी पॉइंट पर कोई चार्ज है और उस पर कई तरफ से फोर्सेज लग रहे हो तो नेट फोर्स आपका वेक्टर सम के इक्वल होता है। इसी तरह से यहां पर किसी पॉइंट पर यदि कई सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, उसको यदि निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। सपोज ये कई सारे चार्जेस हैं और कोई पॉइंट P लिया हमने, इस पॉइंट P पर इन सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा इनकी डिस्टेंसेस कितनी है पॉइंट P से। तो जैसे इन सारे चार्जेस की डिस्टेंसेस आपके पॉइंट P से अलग अलग हैं तो हर चार्ज की पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगी। Q1 चार्ज का पोटेंशियल होगा k Q1 अपॉन R1, ऐसे Q2 की वजह से होगा k Q2 अपॉन R2, k Q3 अपॉन R3, k Q4 अपॉन R4। इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा। क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये स्केलर वैल्यू है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए टोटल पोटेंशियल इनके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा, यानी इनको सिंपली हम नंबर्स की तरह ऐड कर देंगे क्योंकि यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो इस तरह से जो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा इन सारे पोटेंशियल्स के एल्जेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालते हैं तो चार्जेस की वैल्यू हमेशा प्लस में रखते हैं और उनके नेगेटिव साइन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी नेगेटिव साइन कहीं पर लिखा होता है तो हम वहां पर उसके डायरेक्शन को अपोजिट मान लेते हैं, लेकिन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। जबकि जो स्केलर वैल्यूज हैं, जो आपका पोटेंशियल है वो स्केलर वैल्यूज हैं, और स्केलर वैल्यूज में जब आप चार्जेस रखेंगे तो वहां पर चार्जेस की वैल्यू प्लस और माइनस के साथ में रखेंगे। इतना हमको ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की जब वैल्यू रखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर, वहां पर चार्जेस को हमेशा प्लस में रखते हैं और जो डायरेक्शंस होती हैं वो प्लस और माइनस के हिसाब से लिख देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर आपको चार्जेस की वैल्यू प्लस और माइनस साइन के साथ में ही रखनी है और उसी साइन के साथ में ही आपको यहां पर ऐड करनी है। ठीक है, तो ये आपका टोटल पोटेंशियल हो गया डिफरेंट चार्जेस की वजह से किसी गिवन पॉइंट पर। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जैसा कि नाम से यहां पर स्पष्ट है कि इक्विपोटेंशियल
इक्वल पोटेंशियल किस सरफेस पे होता है उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को और किस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ये कोई हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज एक पॉइंट यहां लिया और एक पॉइंट यहां लिया, और यदि आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाते हैं तो दोनों ही केसेस में आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहे हैं तो भी आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, और या आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो भी आपका फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, यानी डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो यहाँ पर कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में चेंज होता है, जिसको अभी हम लोगों ने पीछे देखा dv = E.dx के फॉर्मूले से। अब आप इस रिलेशन को ओपन करें तो ये हो जाता है E.dx cos थीटा, यानी थीटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। अब आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हैं, यदि अलोंग द डायरेक्शन चलते हैं तो आपका थीटा हो जाएगा 0, तो dv = क्या हो जाएगा -E.dx, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल में चेंज आपको मिलेगा। और यदि आप इसके अपोजिट चलते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और आप इस तरफ चल रहे हैं निगेटिव डायरेक्शन में, तो यहां पर थीटा हो जाएगा आपका 180, यानी तब भी आपका कुछ ना कुछ आपका जो भी आपकी कैलकुलेशन से आएगा उतना पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो दोनों ही केसेस में आप यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि dv आपका नेगेटिव का आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी दोनों ही केसेस में। लेकिन यदि आप परपेंडिकुलर चलते हैं, जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल बनाते हैं कि सपोज आप इस परपेंडिकुलर लाइन पर चलते हैं और यहां पर कोई दो पॉइंट लिए A और B, तो आप देखेंगे जब आप ऐसे चलेंगे तो जो आपका फोर्स लग रहा है आपके चार्ज पर, तो फोर्स यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ लगेगा, कहीं पर भी आप उसको ले जाएंगे तो फोर्स आपका इस तरफ लगेगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है परपेंडिकुलर इस तरह से। तो फोर्स लग रहा है इधर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका इस तरह से, यानी 90 डिग्री है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो थीटा 90 होगा तो आपका dv कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर A से B चलते हैं इस लाइन पर, तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, और कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इसका मतलब कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है, यानी कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं है, यानी जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन पर सब एक ही पोटेंशियल पे होंगे। इस फॉर्मूले से भी आपने देख लिया कि चेंज इन पोटेंशियल E.dx है, E आपका इस तरफ है, dx इसका परपेंडिकुलर है, और थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे आपका थीटा बन रहा है 90, थीटा = 90 बन रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो इसलिए आपको A से B जाने पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर यदि आप चलते हैं तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं होता। इसीलिए ऐसा सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वो सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक, अब इसको और देख लेते हैं एग्जांपल। ये मैंने यहां पर आपको बता ही दिया है, तो आप एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ सिमेट्रिकल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब यदि इसके चारों को हम स्फीयर ड्रा कर दें तो जो स्फीयर का जो सरफेस होगा, इस स्फीयर के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगी और सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि आपकी जो भी रेडियल होती है, रेडियल लाइन, वो हमेशा स्फीयर के या सर्किल के परपेंडिकुलर होती है। तो इस सर्कुलर सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे और उस पर आप मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो आपको कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हर समय परपेंडिकुलर होगा। या जो आपका रिलेशन है dv = E.dx, वहां भी थीटा क्या होगा, हर समय इस कंडीशन में 90 होगा। तो सर्कुलर सरफेस किसी चार्ज के चारों तरफ जो होता है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये चार्ज अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इस चार्ज का अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर जाएंगे तो आपको पोटेंशियल में चेंज मिल जाएगा, क्योंकि अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरह भी आप चलेंगे, यानी एक सर्कुलर सरफेस से दूसरे सर्कुलर सरफेस में जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज मिलेगा, लेकिन एक ही सर्कुलर सरफेस पे आप चलेंगे तो आप पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आपके डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगी और चेंज इन पोटेंशियल 0 रहेगा। ठीक है, यानी आप ऐसे चलते हैं इस तरह से,
सरफेस के अलोंग चलते हैं, पेन चलाना बड़ा मुश्किल है इस पर, इस तरह से सरफेस के अलोंग चल रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डिस्प्लेसमेंट से हमेशा 90 डिग्री बनाएगी यदि आप सरफेस पे चलते हैं। तो सरफेस पे सारे पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है उसके चारों ओर आपका जो स्फीयर होगा वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ऐसे ही किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू, जो वायर हम लोगों ने देखा था गॉस लॉ में, वहां पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके लैटरल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये जो लैटरल सरफेस होता है आपका सिलेंडर का, वो भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक, ऐसे कोई लाइन चार्ज है जो आपकी ये ली हुई है, इसको यहां पर देखें तो इसके बाहर किसी पॉइंट पर जब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे इसी तरीके का, तो उस गॉसियन सरफेस पर क्या होगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। यानी यदि आप ऐसे चलेंगे तो आप हर समय इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा और कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। यानी ये पूरा लेटरल सरफेस आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। लेकिन कोई दूसरा बड़ा आप सिलेंडर बनाते हैं किसी दूसरे पॉइंट को लेकर, तो यहां पर पोटेंशियल दूसरा होगा, यहां पर पोटेंशियल दूसरा होगा, लेकिन इस सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। तो ये लाइन अपने आप में इक्विपोटेंशियल है और ये लाइन अपने आप में इक्विपोटेंशियल है, लेकिन यहां से भी यहां जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। 10A पोजीशन कहते हैं, A फॉर एक्सियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं एट एक्सियल पॉइंट पर और ब्रॉडन पॉइंट पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट पर। तो जैसे सपोज ये आपका कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी हमने चूज किया जहां पर हमको इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके चार्जेस की बीच की डिस्टेंस को क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, 2L कंसीडर करते हैं। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हम प्लस क्यू चार्ज को एज ए पॉइंट चार्ज मानते हुए इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम एल्जेब्रिक मेथड से सिंपली ऐड कर देंगे विद देयर साइन और नेट आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल आएगा। तो आइए देखते हैं। तो अब यदि माइनस क्यू चार्ज की वजह से प्लस इस पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालें तो डिस्टेंस कितनी होगी, माइनस क्यू से पॉइंट पी तक की होगी। तो मिड पॉइंट तक तो आर है डिस्टेंस आपकी इस पॉइंट पी की, और ये जो हाफ डिस्टेंस और बची है वो कितनी हो जाएगी, 2L की हाफ यानी L। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज की पॉइंट पी तक R प्लस L। तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, ऐसे प्लस क्यू क्या हो जाएगी, प्लस क्यू की हो जाएगी R माइनस L, क्योंकि यहां तक R है, ये L हाफ माइनस हो जाएगा तो यहां डिस्टेंस आपकी बचेगी R माइनस L। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यदि हम पोटेंशियल निकालें तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R, तो K का मतलब 1/4π0 Q और अपॉन R का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी R माइनस L। ऐसे ही आप V माइनस क्यू निकाल लेंगे, किसकी वजह से, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस चार्ज की वैल्यू माइनस क्यू हो जाएगी और जो डिस्टेंस है आपका वो हो जाएगा R प्लस L। अब टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, यानी इन दोनों की वजह से टोटल पोटेंशियल इन दोनों का सम हो जाएगा। तो आप इसको सम कर लेंगे। तो जो कॉमन पोर्शन है उसको तो कॉमन ले लिया आपने, Q और 4π0 कॉमन हो गया, ये माइनस का है तो माइनस का 1/R प्लस L और ये 1/R माइनस L यहाँ पर लिखा रह गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R प्लस L का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, R माइनस L का इधर, और माइनस का है तो R माइनस L का माइनस में होगा तो माइनस का R और फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस L। यहाँ से R कैंसिल हो गया तो आपका Q अपॉन 4π0 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम फिर वही अप्रोक्सीमेशन लेते हैं क्या, कि हमारा जो डाइपोल होता है उसके बीच की जो लेंथ होती है वो R के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी होती है, इसलिए जहां कहीं भी हम L की वैल्यू स्क्वायर होगी वो और छोटी हो जाएगी, और जहां कहीं भी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी उसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। जैसे कि 1 करोड़ रुपए में 10 पैसे 5 पैसे को माइनस करने से
कोई चेंज नहीं आने वाला, या और बहुत बड़ी वैल्यू में से कोई चेंज नहीं आता। तो जब बहुत छोटी चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम वहां पर उसको बहुत छोटा होने की वजह से नेग्लिजिबल कर लेते हैं। तो इसको नेग्लिजिबल कर लेंगे तो क्या बचेगा, 2l/r² बचेगा। अब आप यहां देखिए 2lq, ये q 2l मिलकर क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p बन जाते हैं। तो 2ql की जगह क्या लिखेंगे, p। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4π sin0 और 2ql की जगह p/r²। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आ गया ड्यू टू डायपोल along the axis at any point p which is r distance from its center। तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया डायपोल की वजह से। tan a यानी a फॉर एक्सियल पोजीशन, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड ऑन tan b पोजीशन। ब्रॉड मतलब tan b मतलब ब्रॉड, तो ब्रॉड ऑन पोजीशन पे देखेंगे, जिसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर ये आपका डायपोल हो गया, ये डायपोल की एक्सेस हो गई, ठीक है। इस डायपोल का ये आपका हो गया बाइसेक्टर, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, जो कि 90 डिग्री पे होता है। सपोज डायपोल से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, यहां पर हमको इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। तो प्लस q की वजह से भी यहां पोटेंशियल होगा और माइनस q की वजह से भी होगा पोटेंशियल। तो हम इस पोटेंशियल को निकालेंगे, उसके लिए हमको डिस्टेंस जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r है, ये l है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 2l होती है, तो हाफ l हो गई, ये r हो गई, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, √r² + l²। इसी तरह ये डिस्टेंस भी उतनी ही हो जाएगी, √r² + l²। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर दोनों चार्जेस की वजह से। तो प्लस Q की वजह से क्या हो जाएगा, 1/4π0 Q/r, जो आपका फॉर्मूला है। R यहाँ कितना है, R यहाँ पे √r² + l²। ऐसे ही माइनस Q की वजह से निकाल लेंगे, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, चार्ज हो जाएगा -Q, लेकिन डिस्टेंस आपकी सेम रहेगी। अब यहां पर देखिए दोनों चार्जेस सिमेट्रिकली पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो फॉर्मूले में R की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, कांस्टेंट दोनों में सेम है। और जो डायपोल होता है, डायपोल में चार्जेस भी इक्वल अमाउंट के होते हैं बट अपोजिट, तो इसीलिए चार्जेस भी इक्वल अमाउंट के हैं बट अपोजिट। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आ गया, एक प्लस का आ रहा और एक माइनस का। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, ये इनको जब ऐड करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपका इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे यानी tan b पोजीशन यानी ब्रॉड ऑन पोजीशन पे कितना होता है, 0 होता है। तो अब इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड रखने पर लगने वाला टॉर्क। ये हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या, किसी जब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जो उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलांग घुमाने का एफर्ट करता है, और वो टॉर्क कितना होता है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये पूरा डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान भी होगा, जस्ट टू रिमाइंड यू हियर ओनली। तो ये आपको टॉर्क लगता है किसी भी डायपोल पर जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं, और वो इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या हम देख रहे हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई हमने डायपोल लिया है जो किसी समय θ1 एंगल बना रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब इस पर फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इस प्लस Q चार्ज पर Q ही फोर्स लगेगा, माइनस Q चार्ज पर भी Q ही फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, और यही दो फोर्स मिलकर इस पर टॉर्क बनाते हैं, जो टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E पीछे हम लोगों ने देखा था। वो टॉर्क इस आप डायपोल को अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड करने का प्रयास करता है, जिससे ये आपका डायपोल अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के पैरेलल आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस टॉर्क के अगेंस्ट में इस पर फोर्स लगाकर इसको किसी एंगल पर रखेंगे। जब इसको किसी एंगल पर रखेंगे तो कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो जो वर्क होता है वो हमें निकालना है, और वही वर्क इस डायपोल में एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाता है। ठीक, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि किसी डायपोल को रोटेट करने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि सपोज कि हमारा डायपोल इनिशियली किस एंगल पे है, θ1 एंगल पे है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से, और इस समय उस पर टॉर्क कितना लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू P sin θ
जो लगता है वो यहाँ पर इस समय लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस डायपोल को रोटेट करेंगे। तो सपोज कर लिया डी थीटा एंगल से इसको रोटेट किया हमने। ये एंगल इतना छोटा है कि टॉर्क के जो फॉर्मूले में थीटा होता है उस थीटा में इतना छोटा चेंज किया है कि टॉर्क की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो डी थीटा का मतलब यही है कि इफ एनी टाइम दिस डायपोल इट एट एंगल थीटा, और उस समय पर टॉर्क कितना है पी साइन थीटा, फिर वहां पर हमने उतना ही टॉर्क लगाकर उसको बहुत छोटे से एंगल से और इसको रोटेट किया, और वो छोटा एंगल कितना है डी थीटा। ये इतना छोटा एंगल है कि थीटा में चेंज का आपके टॉर्क पर कोई चेंज नहीं पड़ता। जैसे कि पीछे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स को चेंज नहीं किया था जब हमने उसको बहुत स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया था। तो यहाँ पर भी इतने छोटे एंगल से घुमाया है कि टॉर्क की वैल्यू को कोई चेंज नहीं मानते। तो अब क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो इस छोटे से एंगल के द्वारा इसको जब घुमाया गया तो जो हमारा वर्क होगा वो हो जाएगा छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। जैसे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही आपका वर्क टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो स्मॉल वर्क कितना हो गया डी थीटा एंगल से घुमाने में, वो हो जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी थीटा, टी डी थीटा। अब इसको यदि थीटा 2 एंगल तक घुमा ले जाते हैं तो टोटल वर्क के लिए हम ऐसे वर्क का इंटीग्रल कर देंगे, कहां से लेकर कहां तक, थीटा 1 इनिशियल पोजीशन थी और इसको बाद में थीटा 2 तक ले गए हैं तो थीटा 2 तक। तो इस तरह से यदि इसको थीटा 2 एंगल तक ले जाते हैं तो इस वर्क का हम इंटीग्रल करेंगे थीटा 1 से थीटा 2 ले आने तक। तो वो हमने यहाँ पर इंटीग्रल कर दिया और लिमिट क्या कर दी, इनिशियली वो थीटा 1 पे था और अब कहां पर ले गया उसको, थीटा 2 पे ले गया। अब आप वैल्यूज को पुट कर दें तो डी डब्ल्यू क्या होता है टाउ डी थीटा, और टाउ कितना होता है पी साइन थीटा। अब यहाँ पर पी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, वो जो कांस्टेंट है वो तो P इंटू 2L है, वो इससे घुमाने पर चेंज नहीं हो रहा। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और वो यूनिफॉर्म है, वो भी चेंज नहीं हो रही। तो P और E तो कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रल किसका हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा का। अब आप इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा, अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है आपका, आपको पता है माइनस कॉस थीटा होता है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल हो गया साइन थीटा का कितना, माइनस कॉस थीटा। अब लिमिट लगा देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो आपने लिमिट लगा दी। अब इसको वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका माइनस से कॉस थीटा 2 माइनस से कॉस थीटा 1, तो ये आ गया माइनस माइनस आप प्लस 1 हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया पीई कॉस थीटा 1 प्लस का हो गया और माइनस का आपका कॉस थीटा 2 इधर लिख दिया। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इस तरीके से आपने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने में निकाला गया वर्क, किया गया वर्क आपने यहाँ पर निकाल लिया। अब आप इसको नोट कर लें तो फिर हम अगले टॉपिक की ओर मूव करें। ओके, तो हम नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना टॉर्क लग रहा है। तो फोर्स, नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर 0 लगता है, क्योंकि प्लस चार्ज पर क्यू ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स 0 हो गया। फिर डायपोल पे टॉर्क निकाला, वो कितना लगता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा लगता है। फिर हम लोगों ने टॉर्क को घुमाने में किया गया वर्क निकाल लिया, जो W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 आया। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल लाते हैं, किसी पोजिशन पे रखते हैं, तो टोटल वर्क या टोटल उसकी एनर्जी कितनी होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, उसकी अपनी पोजिशन की वजह से। तो सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और यहाँ हमारे कोई डायपोल हमने इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, किसी भी डायरेक्शन में था, हमने उसको घुमाया या कुछ भी किया और उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पोजीशन पे डायपोल हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, यानी इस डायपोल की कितनी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। डायपोल किससे मिलकर बना हुआ है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, और तो कुछ है नहीं। ये डंडी तो ऐसे ही आपको बनाई गई है, असली में तो केवल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है जो पास पास हैं। ठीक, तो इस तरह से एक तरह से 2 चार्ज हैं केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं किसी सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन पे। इन चार्जेस की जो एनर्जी होगी वही इस डायपोल की एनर्जी हो जाएगी। तो किसी चार्जेस की एनर्जी क्या होती है, वो कैसे निकालते हैं, तो जिन जगहों पर आपके चार्ज रखे हुए हैं उन पोजीशंस पे यदि आपकी पोटेंशियल पता है तो पोटेंशियल V इंटू क्यू आपका क्या हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है U अपॉन
Q होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल इंटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल इंटू जो चार्ज होता है वो आपकी वैल्यू होती है। तो ये इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कर चुके हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। यानी पोटेंशियल पता हो यहां पर तो उस पोटेंशियल में इस चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ऐसे यहां पर पोटेंशियल पता हो तो इस चार्ज का मल्टीप्लाई पोटेंशियल में करेंगे, चार्ज का पोटेंशियल मल्टीप्लाई तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो यानी और जब आप सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी तो दोनों की एनर्जी ऐड कर देंगे तो टोटल डाइपोल की एनर्जी निकल आएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यदि इनकी पोजीशन इस प्रकार ए और बी से डिसाइड की जाए, ये बी पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट पर है, या ये ए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और बी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्यों ऐसा माना गया, वो इसलिए माना गया क्योंकि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो भी पॉइंट है वो सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आपका सेम है। ऐसे ही इस लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सब पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम है। तो चाहे हम चार्ज यहां रखें, चाहे यहां रखें, चाहे चार्ज यहां रखें, चाहे चार्ज यहां रखें, चाहे यहां रखें, किसी भी पॉइंट पे इस चार्ज को रखेंगे इसकी एनर्जी सेम रहेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है। ऐसे इस चार्ज को कहीं भी हम रखें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इस लाइन की पोजीशन पर डिपेंड करती है, ना कि लाइन पर पॉइंट पर। तो अब इन दो लाइन के बीच का यदि पोटेंशियल डिफरेंस पता हो जाए तो इन दो लाइन के बीच की पोटेंशियल एनर्जी भी इन दोनों की हमको पता कर लेंगे। तो इस तरह से हम इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको पता है और इस फॉर्मूले को लगाएं कि dv इज इक्वल टू होता है माइनस ई डॉट डी आर। ये तो ई हो गया, dr क्या होता है, चार्जेस की पोजीशन की बीच की डिस्टेंस। लेकिन हम डिस्टेंस ये नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर डिस्टेंस कौन सी लेनी होती है, वो डिस्टेंस लेनी होती है जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, अलोंग द लाइन हो। या इसको यदि आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी आर कॉस थीटा। ई डॉट डी आर है, इसको ओपन करेंगे क्या हो जाएगा, ई डी आर कॉस थीटा। और थीटा आपको दिया है तो अपने आप डी आर कॉस थीटा आया और डी आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये ए बी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से यदि ये 12 है और तो ये कितना हो जाएगा 12 कॉस थीटा। तो या तो सिंपल ई डॉट डी आर को ओपन करें, सपोज हम यहाँ पर ओपन भी कर देते हैं कि dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर को यदि हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ई डी आर कॉस थीटा। यहां डी आर क्या है, यहां डी आर ये, डी आर का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस क्या है 12, तो यहां पर क्या लिखेंगे 12। तो क्या हो गया माइनस ई 12 कॉस थीटा। तो देखिए ये 12 कॉस थीटा एक्चुअली में क्या है, 12 कॉस थीटा एक्चुअली में उस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की डिस्टेंस है, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो इस फॉर्मूले में जो डिस्टेंस रखी जाती है वो एक्चुअली में चार्जेस के बीच की वो डिस्टेंस रखी जाती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो। वैसे तो डिस्टेंस 12 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डायरेक्शन कितनी है, वो है 12 cos थीटा। तो चाहे आप ऐसे लिख दें या इसको ओपन करें डॉट प्रोडक्ट को तो अपने आप ई डी आर कॉस थीटा हो जाएगा, जहां डी आर वास्तव में क्या है ए और बी के बीच के डिस्टेंस है और वो कॉस थीटा के साथ मिलेंगे तो अपने आप आपको वो एक्चुअल डिस्टेंस जो हमें यहां पर चाहिए वो लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो चेंज इन पोटेंशियल है इन दो पॉइंट के बीच का वो कितना आ गया आपका माइनस ई 12 कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन ए टू बी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर लगाया है तो हमने डी आर किधर लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लिया हुआ है। ठीक है, तो dv का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल किसका, फाइनल टू इनिशियल। तो dv इज इक्वल टू ई डॉट डी आर में हम थीटा 0 थीटा ये ले रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं, यहां पर हमने पोटेंशियल कितना माना है, vb माना है, यहां पर पोटेंशियल कितना माना है, va माना है। तो इस तरह से यहां पर जो चार्ज होगा a पर जो चार्ज होगा उस पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, q इंटू वी। क्योंकि हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है q इंटू वी। अब यदि a पर बात करेंगे तो a पर पोटेंशियल ua इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू v पर पोटेंशियल। इसी तरह से हम b पर पोटेंशियल की बात करेंगे तो हो जाएगा b पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हो जाएगा ub, तो आपका vb इंटू
आपका Q। तो Q इंटू VB, तो ये आपका B पे एनर्जी हो गया। तो UB एनर्जी हो गया B पे और UA एनर्जी हो गया A पर। ठीक, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई आपके सिस्टम की? तो टोटल एनर्जी हो जाएगी इन दोनों का सम, यानी UB प्लस UA। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब आप देखिए UB जो है आपका प्लस का चार्ज है तो प्लस हो जाएगा, और UA जो है आपका निगेटिव का चार्ज है तो ये माइनस हो जाएगा। वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q VB प्लस UA कितना है? माइनस का Q VA। इसको सिंप्लीफाई करिए तो Q तो कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा? VB माइनस VA, और VB माइनस VA कितना आया है? माइनस का E12 cos थीटा आया, तो माइनस बाहर हो गया Q, और VB VA की जगह क्या हो जाएगा? E12 cos थीटा। अब ये देखिए 12 और Q क्या कहलाता है? ये आपका P बनता है। P इज इक्वल टू होता है 2QL। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गया PE, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहां बन गया माइनस Q और 12 को मिलाकर तो बन गया आपका P, तो ये हो गया माइनस P फिर E cos थीटा। इस तरह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके डाइपोल की कितनी आ गई? माइनस PE cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे या न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करिए, कोई कंफ्यूजन्स हो तो मुझको आप मैसेज करिए। बाकी नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।